फाइनेंस एक्ट 2014 से जो 2 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो है सेक्शन नंबर 15A। आपको ये तो पता ही होगा, हमारे देश में बहुत डिफरेंट तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक आदमी की 5-5, 6-6 तो आईडी होती है। आपकी पैन में अलग आईडी है, हो सकता है उसमें नाम एड्रेस भी अलग हो, आपका वोटर आईडी में कुछ अलग ही होगा, राशन कार्ड में कुछ अलग ही होगा, और वो पासपोर्ट पे हो सकता है कुछ अलग ही हो, आधार कार्ड पे कुछ और है। हमारे देश में एक आदमी की मल्टीपल आईडी हो सकती है। ये हमारे देश की विडंबना है, लेकिन क्या किया जाए, है तो है। जितनी जगह एक आदमी अपना नाम बदलना चाहे इजीली बदल सकता है, लेकिन विदेशों में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सिंगल आइडेंटिटी रखी हुई है। हालांकि गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि धीरे धीरे आधार कार्ड को बेस बना के बाकी सारी आईडीज को खत्म किया जाएगा, तो बेस आईडी आधार कार्ड हो जाएगी। लेकिन अभी तक पिछले 50-60 सालों से जो हो रहा है और जो आज का सिनारियो है वो तो यही है कि हमारे यहाँ मल्टीपल आईडी चलती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी चलते हैं। एक आदमी वो पहले सेल टैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, सेंट्रल सेल टैक्स में अलग रजिस्ट्रेशन कराए, एक्साइज में अलग कराए, कस्टम में अलग कराए, सर्विस टैक्स में अलग कराए, इनकम टैक्स में अलग कराए, तो पहले तो वो रजिस्ट्रेशन के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। तो लेकिन कई बार एसएससीज क्या करते हैं, जो डील तो सभी चीजों से करते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन सब जगह नहीं होता उनका। कुछ ऐसे चोर होते हैं असल में जो एक्साइज की नजरों से बचे हुए हैं, एक्साइज की नजरों से बचे हुए हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही। इसका रीजन क्या है? इन्होंने कहीं ना कहीं जो सरकारी पॉइंट्स हैं उन पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन सरकार की कमी है। कहां से? इनका सबका डाटाबेस सेंट्रलाइज ही नहीं है। इनकम टैक्स वाले अपने अलग डेटाबेस मेंटेन करते हैं, सर्विस टैक्स वाले अलग, किसी का डाटाबेस इंटरनली लिंक्ड नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश की है पैन के थ्रू, इसीलिए वजह से रजिस्ट्रेशन नंबर पैन बेस्ड बांटे गए हैं। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से डेटा की लिंकिंग हो सकती है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपस में डेटाबेस लिंक नहीं है, न इनकम टैक्स का एक्साइज से, एक्साइज का सर्विस टैक्स से, सर्विस टैक्स का कस्टम से। यही सबसे बड़ी समस्या है। तो गवर्नमेंट का इस वजह से बहुत जबरदस्त लॉस होता है। एक एसएससी, उसने इनकम टैक्स में तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है, दिखा रहा है मैंने मैन्युफैक्चर करके सेल किया, बट एक्साइज में उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक एसएससी जिसने सेल करी, दिखा रहा है भाई साहब मैंने 2 करोड़ की सेल करी, सेल टैक्स की कोई डिटेल ही नहीं है। वो सेल टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को बेवकूफ बना के कोई टैक्स नहीं दे रहा, या फिर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो इनकम टैक्स में कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी एसएससी गवर्नमेंट को चकमा दे रहा है। गवर्नमेंट इस इवेडर को, टैक्स इवेडर को पकड़ना चाहती है, कहां से पकड़े ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेक्शन बनाया जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह पर जो डिस्टॉर्टेड है उसे कलेक्ट करेगी। डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि अब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है ये सारी जगह से इंफॉर्मेशन मंगाएगा, इनकम टैक्स से भी मंगाएगा, सेल टैक्स से भी मंगाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास में खुद से होती है, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स की, क्योंकि वो तो सब सीबीईसी के अंदर ही है। तो उसकी इंफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी जितने भी सरकारी मोस्टली डिपार्टमेंट है जहां पर एसएससी पक्का रजिस्टर करवाता ही करवाता है, उनको सबको पकड़ लिया और सबसे बोला है कि इंफॉर्मेशन लाओ, हम चेक करेंगे। इवन हद हो गई, इन्होंने बिजली डिपार्टमेंट को भी पकड़ लिया। बताइए, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो ऑपरेट कर रहा होगा वो बिजली का कनेक्शन ले ही रखा होगा, और अगर मशीनें हैवी होंगी तो बिजली का बिल भी हैवी आता होगा। तो बताइए, इवन हैवी बिजली के बिल के बेसिस पे डाउट क्रिएट होता है कि नहीं, क्या हो रहा है आखिर, बिल क्यों इतना ज्यादा आ रहा है। इन्होंने इन सभी लोगों को पकड़ लिया
और कहा है सभी सरकारी डिपार्टमेंट ही हैं, कोई प्राइवेट नहीं है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट को पकड़ा हुआ है और कहा है कि रिटर्न लाओ, सब के सब इंफॉर्मेशन लेके आओ, हम इंफॉर्मेशन एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके चेक करेंगे कौन इवेडर है जिसने एक्साइज में तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा लेकिन बिजली का बिल जमा कर रखा है, हम उसको पकड़ेंगे। जिसने बैंक अकाउंट तो खुलवा रखा है, हैवी अमाउंट भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन एक्साइज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सेल टैक्स पे कर रहा है, दिखा रहा है मैन्युफैक्चर किया है, बट एक्साइज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, इनकम टैक्स में अपनी टैक्स ऑडिट भी करा रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चर एंड सेल किया, बट एक्साइज में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ऐसे सभी डिपार्टमेंट को सरकार ने पकड़ लिया और सबसे कहा है कि आपको रिटर्न इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 15A। This was a new section introduced by Finance Act 2014 under the Central Excise Act 1944। और देखिए क्या कह रहा है लॉ, सबसेक्शन 1 में, एनी पर्सन बीइंग, कौन बीइंग, A to M, इतने सारे पर्सन, इनकी जिम्मेदारी है क्या, A to M छोड़ दीजिए, नीचे देखिए, Who is responsible for maintaining the records of registration, जो रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, या कोई अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई पीरियोडिक रिटर्न या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, containing the details of payment of tax or other details or transaction of goods or services or transaction related to bank account, consumption of electricity, या transaction of purchase, sale, exchange of goods or property or right or interest in a property under any law for the time being in force। वो सभी अथॉरिटीज जो ये सारे डिटेल जिनके पास में हैं, परचेज सेल की डिटेल है, बैंक की डिटेल है, इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल है, एक्सचेंज की डिटेल है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, प्रॉपर्टी की डिटेल है, ये सब के सब जो A to M में ऊपर लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या करेंगे, shall furnish an information written of the same in respect of such period within such time or form including the electronic form, इलेक्ट्रॉनिक ई रिटर्न भी मंगा सकते हैं, एंड द मैनर टू सच अथॉरिटी और द एजेंसी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, इससे इंफॉर्मेशन जो इवेडर है, जो जगह जगह डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है, ये पकड़ा जाएगा, इवन वो भी पकड़ा जाएगा जिसने एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करा तो रखा है लेकिन सेल कुछ और बता रखी है, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा तो रखा है लेकिन सेल कुछ और बता रखी है, इनकम टैक्स में करा तो रखा है बट सेल कुछ और बता रखी है। ये जब सारा डाटाबेस इंटीग्रेट होगा, वो लोग ही नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एक जगह नहीं करा रखा, वो भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो अब इनका सबका डाटा कंबाइंड होगा, लेकिन चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट से डाटा आ रहा है तो डाटा उतना मांगा जाएगा जितना ये कहेंगे। दूसरी चीज, उतने टाइम पीरियड के अंदर और उस अथॉरिटी को डाटा सबमिट करना पड़ेगा जिसे ये नोटिफाई करेंगे। अभी ये सब नोटिफाई होना बाकी है। दूसरी बात, जब कभी भी रिटर्न में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो इस रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी considers that, prescribed मतलब जिसको रिटर्न सबमिट की गई है, he considers that the information submitted in the information return is defective, तो he may intimate the defect to the person who has furnished such information return and give him an opportunity, और उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी of being heard। अपॉर्चुनिटी किस बात की? To rectify the defect within a period of 30 days from the date of such intimation or within the further period which on an application made in this behalf the prescribed authority may allow। यानी कि अगर ये 30 डेज का पीरियड बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जाता है ये कहीं नहीं लिखा, बढ़ाया जा सकता है। If the defect is not rectified within the said period of 30 days or as the case may be further period so allowed। ठीक है, तो ये अथॉरिटी सबसेक्शन 1 में आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। कौन कौन लोग हैं, आइए जरा इनके नाम देखते हैं एक बार। पहला है एनएसएससी, यानी कि जो एक्साइज में एसएससी वो सब कवर हो गए। दूसरे लोकल अथॉरिटी और पब्लिक बॉडी। बताइए, लोकल अथॉरिटी, आपका म्युनिसिपल टैक्स आता होगा तो बिल्डिंग आपकी रजिस्टर्ड होगी,
ठीक है। तीसरा, अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ वैट और सेल टैक्स, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 45A क्लॉज ए ऑफ आरबीआई एक्ट, सारी बैंक्स कवर हो गई। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड and electricity distribution or transmission licensee under the Electricity Act 2003 or any other entity entrusted as the case may be with such functions by the central or the state government। इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को पकड़ लिया। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ROC कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। रजिस्टरिंग अथॉरिटी एम्पावर्ड टू रजिस्टर द मोटर व्हीकल अंडर चैप्टर 4 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। आप जानते हैं कि जो रजिस्ट्रार होता है मोटर व्हीकल का, जो आरसी इशू करता है, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बताइए अगर आपके कंपनी के पास में 10 ट्रक हैं और उसने एक्साइज में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है इन 10 ट्रकों का, कहां जा रहे हैं ये 10 ट्रक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डाउट क्रिएट करती है। उसके बाद में कलेक्टर रेफर टू इन सेक्शन 3C ऑफ द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन। लैंड अगर एक्वायर की है एसएससी ने, तो लैंड किस वजह से इतनी बड़ी लैंड एक्वायर करी है। रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक चेंज से भी इंफॉर्मेशन मांग लेंगे। रेफर टू इन सेक्शन 2F ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। डिपॉजिटरी जो सेक्शन 21E ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और आरबीआई का ऑफिसर जो सेक्शन 3 में कवर है। मेन आपको करना क्या है, अंडरलाइन। पहला एसएससी, दूसरा लोकल अथॉरिटी, तीसरा वैट, चौथा इनकम टैक्स, पांचवा बैंकिंग कंपनी, छठा इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, सातवां रजिस्ट्रार, आठवां आरओसी, लिख लेना आरओसी, नवां मोटर व्हीकल एक्ट, 10वां लैंड एक्विजिशन, 11वां स्टॉक एक्सचेंज, 12वां डिपॉजिटरी, 13वां ऑफिसर ऑफ आरबीआई। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ मोटी मोटी आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि इतने लोगों से इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक। और अगर 30 दिन के टाइम पीरियड के अंदर में आपको, अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव निकली तो आपको 30 दिन का मौका दिया जाएगा कि 30 दिन में अपनी रिटर्न दोबारा से सबमिट कर दो, या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है। अगर नहीं सबमिट कर पाए तो then notwithstanding anything contained in any other provision of this act, such information written shall be treated as not submitted and the provision of this act shall apply। मान लीजिए कि जैसे रिटर्न सबमिट नहीं हुई, यानी कि डिफेक्टिव रिटर्न है, रिटर्न भले सबमिट कर दियो, लेकिन हम क्या मान लेंगे, रिटर्न सबमिट ही नहीं हुई। सबसेक्शन 3 कहता है where a person who is required to furnish the information written, जिसे इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करनी थी, has not furnished the same within the time specified under subsection 1 or 2, ना उसने डिफेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर में ठीक की, ना उसने ओरिजिनल फर्निश की, the prescribed authority may serve upon him a notice requiring the furnishing of such information written। कब तक, 90 दिनों के अंदर, from the date of service of notice। नोटिस की सर्विस से 90 दिनों के अंदर में बोला जा सकता है आपको रिटर्न फर्निश करनी है, और अब इसे रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी। अगर अब भी नहीं करता तो पेनल्टी लगाएंगे, कितनी, 100 रुपये पर डे की। सेक्शन 15B इंट्रोड्यूस किया गया साथ ही साथ में, इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड, करना था और नहीं किया, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एन इंफॉर्मेशन रिटन अंडर सेक्शन 15A फेल्स टू डू सो विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 3, 90 दिनों के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं सबमिट कर पाया, तो द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम ऑफ ₹100 फॉर ईच डे फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द फेलियर टू फर्निश सच रिटर्न कंटिन्यूज। जब फर्निश कर देगा तो पेनल्टी बंद हो जाएगी, 100 रुपये पर डे की पेनल्टी है।